माँ के जाने की तैयारी करती नैना का मनिया सोचकर एक तरफ तो हरस उल्लास से भर रहा था कि सालों बाद अपनी माँ से मिलेगी, उनकी सेवा करेगी, भाई बहन भतीजे भतीजी से मिलेगी, ढेर सारी बातें करेगी। भाई बहन के बेटे तो अब बड़े हो गए होंगे, उनके चेहरे पर मूछें भी आ गई होंगी। अब तो मेरा भतीजा और भांजा खुद 2 बच्चों के बाप बन गए हैं। सोचकर रोमांचित हो रही थी वो। दादी दादी करती बच्चियां उसकी गोद में आएंगी। जल्द से जल्द पहुंच जाना चाहती थी वह अपने मायके, जहां किसी को यह कानो कान खबर नहीं है कि नैना आने वाली है। पर दूसरी तरफ बदलती परिस्थितियों से मन दुखी था। रिश्तों में दूरियां आ गई है। भाई बहनों में पहले वाला प्यार नहीं रहा। पता नहीं भतीजा और भांजा मिलने भी आएंगे या नहीं। क्या एयरपोर्ट पर उसे लेने उसका भाई पहले की तरह ही उसका इंतजार करेगा अगर उसे बता देगी कि उसकी फ्लाइट कब लैंड हो रही है? क्या उसके भाई बहन के बेटे अपनी बच्चियों को उसके पास आने देंगे या नहीं? ढेरों सवाल दिमाग में खलबली मचा रहे थे। माँ का झुर्रियों भरा चेहरा और मध्यम सी रुनासी आवाज जो वीडियो कॉल पर सुनी थी और चेहरा देखा था तो तड़प उठा था नैना का हृदय। माँ से मिलने के लिए सारे गिले शिकवे भूलकर उसने अपने मायके जाने की टिकट कटवा ली। पति को बताया तो उन्होंने तुरंत हामी भर दी। अरुण बोले, मैंने तो तुम्हें मायके जाने से कभी नहीं रोका नैना, जब तक मन लगे वहां रहना। जब आने का मन करे बोल देना, मैं वापसी की टिकट भेज दूंगा। कैसे कहती अरुण से कि जो भाई बहन उसके आने का बेसब्री से इंतजार करते थे, अब एक बार फोन पर भी नहीं पूछते हैं कि नैना कब आओगी। कई साल हो गए मिले हुए, इस बार छुट्टियों में आ जाओ। और जब अपने आने की खबर भाई को देने के लिए फोन किया तो उनकी आवाज में उदासी ही झलकी। शायद इस चिंता में डूब गए थे कि अपना हिस्सा मांगने तो नहीं आ जाएगी। माँ तो नैना का इंतजार करते करते थक गई। अब उसको ना तो दिखाई देता है और ना ही ठीक से सुनाई देता है। फिर भी वह स्पर्श और आहट से ही उसे पहचान जाएगी। वह बुत बनी बिस्तर पर बैठी रहती और हर आहट पर थोड़ा ठिठक जाती। उससे जबरन सभी कागजातों पर हस्ताक्षर करवाते गए थे। बेटे की खुशी और लोकलाज के डर से सब सह लिया, कभी कुछ बोली ही नहीं। कुछ भी हो, बेटा जैसा रखेगा वैसा ही तो रहना है। बेटियों के पास उनके ससुराल में तो रह नहीं सकती। मुखाग्नि भी तो बेटे के हाथ से ही नसीब होगी। बेटियां तो पराया धन होती है। एक बार कन्यादान कर लिया तो उन पर अपनी जिम्मेदारियों को तो नहीं डाला जा सकता। सुषमा जी आज भी पुरानी विचारधारा में ही जी रही थी। नैना ने कितनी दफा समझाया, माँ, आपको वहाँ दिक्कत हो रही है, जरा सी भी तो मैं और आपके दामाद जी आकर आपको ले आते हैं। यहाँ हमारे साथ रहिए। अब तो मेरे ससुराल में भी सभी भाइयों के बीच बंटवारा हो गया है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे भाई आपका बेटा है, वैसे ही तो मैं आपकी बेटी हूँ। और जिस तरह मैंने अरुण जी के परिवार और उनके सभी रिश्तों को अपनाया, ठीक उसी तरह तो मेरा परिवार आपके लिए है। आप यहाँ आकर रहिए, तो मन निश्चिंत रहेगा। आपका अच्छे से अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाएंगे, तो शायद आंखों की रोशनी वापस आ जाए और आपके कान के लिए मशीन भी आ जाएगी। पर सुषमा जी ने तो कसम खा ली थी कि वो चाहे भूखे मर जाए पर बेटे की दहलीज पार नहीं करेंगी। अपना वह घर, जो अपनी मेहनत से खून पसीने की कमाई से दोनों पति पत्नी ने अपने सपनों का महल बनाया था, वह तो बेटे ने बेच दिया। जब पति भी उसके कांधे पर बच्चों की जिम्मेदारी छोड़कर स्वर्ग सिधार गए, अब बेटा जहां जैसे रखेगा वैसे ही रहेगी। गांव में भी बंटवारे के बाद मिली सारी जमीन और पुश्तैनी घर बेटे ने बेच दिया। माँ, गांव वाले कब्जा कर लेंगे उस जमीन पर, उससे पहले हम उसे बेच ही देते हैं। कितना छटपटाई थी उस दिन सुषमा जी। जब 11 साल की उम्र में ब्याह कर अपने ससुराल आई तो उस नए घर से कितना जुड़ाव हो गया था। बंटवारे के बाद उसने अपना वह पसंदीदा कमरा अपने हिस्से में आने के लिए अपने पति को अपने भाइयों से बात करने के लिए मनाया था। बैग पैक करते वक्त नैना के मन में एक डर समाया हुआ था कि वहाँ क्या सब उसे देखकर पहले की तरह खुश होंगे। पिता को गुजरे 15 साल हो गए थे। उन्होंने मरने से पहले अपनी वसीयत नहीं बनाई, तो उनकी संपत्ति पर उनके इकलौते बेटे का ही पूरा अधिकार बन गया था। बहनों के बीच संपत्ति बंटवारे वाली कोई बात उठी ही नहीं। दोनों बहनों ने सिर्फ इतना ही तो सोचा था कि पिता की खरीदी जमीन पर उनके द्वारा बनवाया घर,
जिसमें तीनों भाई बहनों का बचपन बीता, वह घर ना बिके। पर नैना का भाई दोस्तों के बहकावे में आ गया। जब उन्होंने बार बार इस बात को दोहराया कि अब पिता के जाने के बाद तेरी दोनों बहनें कभी भी अपना हिस्सा अपने पिता के मकान पर मांग सकती है, तो तुम उस मकान को बेच दो। करोड़ों की संपत्ति है वाह। बाद में भले कुछ पैसे दे देना, पर उस घर का बंटवारा करने में तुम्हारा बहुत बड़ा घाटा होगा। भलाई इसी में होगी कि उसे बेच दो। जब तक पिता थे, भतीजे भतीजी, भाई भाभी सब उसे आने के लिए बुलाते थे, और नैना अपने बच्चों को ससुराल में ही छोड़कर अकेले ही मायके जाती थी। अरुण हर बार कोई ना कोई बहाना बना देते, कभी टिकट नहीं मिल रही तो कभी समय नहीं है, और तुम चली जाओगी तो बच्चों के पास रहना जरूरी है। वैसे तब तक संयुक्त परिवार था, सब मिलकर रहते थे। जिस तरह जिठानी और देवरानी के मायके या कहीं जाने पर वह पूरा घर संभाल लेती थी, उसी तरह वह भी निश्चिंत होकर मायके जाती। तब तक सास ससुर थे, तो कोई चिंता नहीं थी। ससुर जी के खत्म होने के बाद रोज के छोटे मोटे झगड़े और चिकचिक से तंग आकर उसकी सास ने संपत्ति का बंटवारा करना ही उचित समझा, और संपत्ति के बंटवारे के साथ चारों भाइयों के रिश्ते में भी खटास आ गई। अब कोई एक दूसरे के सुख दुख में शामिल नहीं होता। बहनों ने भी आना जाना बहुत कम कर दिया था। मायका माँ बाप से ही होता है, उनके जाने के बाद भाई भाभी, भतीजे भतीजी पर निर्भर करता है कि वे संबंध बनाकर रखना चाहते हैं या नहीं। ताली एक हाथ से नहीं बजती, दूसरा हाथ अगर साथ दे तभी ताली बजती है। ठीक इसी तरह कोई भी रिश्ता होता है, जो दोनों तरफ से निभाया जाए तभी टिकता है, वरना रेत का महल सा ढह जाता है। नैना की तो भाभी भी कई साल पहले चल बसी थी। उनके जाने के बाद भतीजे भतीजी को बुआ के आने का बेसब्री से इंतजार रहता था। भाभी की याद आई तो नैना की आंखें भीग गईं। उसकी भाभी तो हर बार फोन पर यही पूछती थी, कब आ रही हो नैना, आप जल्दी आओ तो कुछ दिन मुझे भी आराम मिले। कितना अपंत्व झलकता था उसकी आवाज में। अब तो कान तरसते हैं वह आवाज सुनने के लिए। नैना अतीत में खोकर उन पलों को जी रही थी जो भाई भाभी के साथ बिताए थे। मंजली भाभी, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? नीता, उसकी कामवाली ने चिढ़ाते हुए पूछा। मम्मी के पास जा रही हूँ। अरे वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है। सालों से आपके घर काम कर रही हूँ, आपको कभी मायके जाते नहीं देखा। हाँ, 20 साल हो गए। दियारे, कैसे निष्ठुर है आपके मायके वाले, कभी आपकी खोज खबर लेने भी नहीं आते। जा, बातें मत बना और जल्दी जल्दी काम निपटा। आंखों के कोर से टपक आए आंसुओं को पोंछती हुई नैना बोली थी। नीता सच ही तो कह रही थी, वे लोग ही तो होते हैं जो बेटी की खोज खबर लेने उसके ससुराल नहीं आते। भाई से तो फोन पर बात किए हुए भी साल बीत गए। उसे अपने बच्चों और अरुण की भी चिंता हो रही थी कि उसके जाने के बाद खाने पीने का इंतजाम कैसे करेंगे। बच्चे तो पूरी तरह उस पर निर्भर थे, एक गिलास पानी तक खुद लेकर नहीं पीते थे। नैना के 2 बेटे ही है। बेटी के लिए मन तरसता है, पर कभी सोचती है, अच्छा हुआ जो उसकी बेटी नहीं है, वरना मायके वालों के बीच भाइयों के आपसी बंटवारे में उसकी तरह वह भी पिसती रहती। अपनी जिठानी देवरानी, जिन्हें अपनी बहन और सहेली समान मानती थी, अब वे भी उसको देखना पसंद नहीं करतीं। अब उसने ठान लिया था कि वह रिश्तों के बीच उठी इस दीवार को गिराने का पूरा प्रयास करेगी। उसने अपनी ठानी की पसंद की खीर बनाई और उन्हें देने चली गई। उनसे खुशी लेकर ही तो मायके जाएगी। गले लगकर खूब रोई और पैर छूकर माफी मांगी। जो भी गलती हुई हो हमसे भूल जाइए ना दीदी, इस बंटवारे के डर से हमेशा तकलीफ ही मिली है। ठीक कहती हो नैना, तुम निश्चिंत होकर अपनी माँ के पास जाओ, यहाँ हम हैं ना। किसी बात की चिंता मत करो। सासू माँ के दिए गहने उसने अपनी जिठानी के हाथ में दे दिए, जिस कारण उनके बीच मनमुटाव हुआ था। मुझसे ज्यादा आपका अधिकार है इन गहनों पर। नहीं, यह तुम पर ही अच्छे लगते हैं, और अब इन्हें तुम अपने दोनों बेटों की पत्नियों को देना। मन के सारे गिले शिकवे दूर करके ही अपनी ठानी के हाथों से कृतज्ञ होकर अपनी माँ से मिलने बादलों से गुजरती एक शहर से दूसरे शहर जा रही थी। जिस तरह जिठानी ने उसे गले लगाया, उसी तरह उसकी बहन और भाई भी उससे गले मिलकर खुश होंगे, इसी उम्मीद के साथ। दोस्तों,
अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे अच्छी अच्छी कहानियों की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें। मेरे चैनल पर स्टोरी पढ़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।